Good morning, dear students. Students, in today's class we discuss very important topic, रिवोल्ट ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में जो है अपना ट्रेड शुरू किया, अपना व्यापार शुरू किया, और वो भारत में स्पेशली ट्रेड पर्पस से ही आए थे। वो ऐसा सोचकर आए नहीं थे कि हम इंडिया में रूल करेंगे। इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, और वो देखने की ये पूरी की पूरी कंट्री जो है वो छोटी छोटी रियासतों में डिवाइडेड है, वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, ठीक है। और कोई भी आप कह सकते हो कि एक उस टाइम पर तो कोई ऐसा इंडिया था ही नहीं कि अगर आप कह सको कि हमारी कोई टेरिटरी हो, कोई बाउंड्री की लिमिट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज की बात कर लें, आज हमें पता है कि हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है, ठीक है, वो पाकिस्तान वाली साइड पंजाब के अमृतसर तक लास्ट है, और जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लग रहा है, ठीक है, गुजरात से बॉर्डर लग रहा है। तो ये हमारी लिमिट हो गई, और उससे अंदर कोई दूसरी कंट्री जो है एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर नहीं कर सकती। लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट का कारण क्या बना वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अंग्रेज आए थे 1600 AD में इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि 1757 AD में उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी फाउट बिटवीन ब्रिटिशर्स, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स एंड नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें कि नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक है। देन जो बंगाल का नवाब था। देन उसके बाद 1764 AD में अंग्रेज़ों ने एक और बैटल लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है जी, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जो है वो तीनों फोर्सेस को हरा देता है, शाह आलम II, ठीक है, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। अब स्टूडेंट्स, इन बैटल्स के जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने टोटली इंडिया में, आप कह सकते हो कि बंगाल बहुत बड़ी स्टेट थी, ठीक है जी। बंगाल अकेला आज की डेट का जो आपका बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये पूरी की पूरी प्रोविंस बंगाल हुआ करती थी, और अकेला बंगाल ही आधे इंडिया के बराबर था किसी टाइम पे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने पहले सिर्फ बंगाल को कैप्चर किया। देन उसके बाद बंगाल, मद्रास एंड मुंबई, ठीक है, बॉम्बे आप कह सकते हो। तो इन जगहों पे आकर अंग्रेज़ जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाते हैं, अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित करते हैं, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने गवर्नर नियुक्त किए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब हम समझते हैं कि क्या हुआ ऐसा 1857 में कि रिवोल्ट की बात हुई। 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों, ठीक है, क्या कारण थे। स्टूडेंट्स, कोई भी रिवोल्ट है हिस्ट्री में, हमेशा उसके कुछ कारण होते हैं, हमेशा रिवोल्ट के कुछ कॉजेज़ होते हैं, और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ द रिवोल्ट, क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस कॉज और इकोनॉमिक कॉज। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कॉज की अगर बात करें, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल था जब उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब था स्टूडेंट्स कि जिसमें लैप्स नीति में अंग्रेज किसी भी स्टेट को एक्वायर कर सकते हैं, अपने साथ लैप्स कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकते हैं, जिस स्टेट का, जिस प्रोविंस का कोई राजा है, आगे उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राजा है, कोई स्टेट का रूलर है, ठीक है जी, उसके नेक्स्ट आगे कोई संतान नहीं है, उसकी नेक्स्ट डायनेस्टिकल रूल करने वाला कोई प्रिंस नहीं है, ठीक है। तो उस स्टेट को ब्रिटिशर अपनी स्टेट में मिला लेंगे, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अंग्रेज़ खुद करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कानून बना दिया। कहते ही अदरवाइज़ वो स्टेट को कौन चलाएगा, स्टेट को कौन संभालेगा, हम संभालेंगे, हम देखेंगे। तो ये एक अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल थी, जिसमें कि उन्होंने झांसी, सिंध, सतारा, ठीक है जी, सतारा जो है स्टूडेंट्स वो महाराष्ट्र में आज की डेट में, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि झांसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश यूपी में है, और सिंध जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने झांसी को, सतारा डिस्ट्रिक्ट को, सिंध प्रोविंस को, और लास्ट एनेक्सेशन ऑफ द ब्रिटिशर वाज पंजाब,
पंजाब को। कौन सा पंजाब? जो महाराजा रंजीत सिंह वाली प्रोविंस थी, उस पंजाब को अंग्रेज़ों ने एक्वायर किया। जो लास्ट रूलर था महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली का, राजा दिलीप सिंह, उसको अडॉप्ट करके अंग्रेज़ अपने साथ ब्रिटेन में ले गए थे, इंग्लैंड ले गए थे। और उससे पहले स्टूडेंट्स, उससे पहले जब अंग्रेज़ों ने झांसी को और अवध को भी कैप्चर किया जी, अवध को तो विदाउट एनी कहा, अंग्रेज़ कहते जो अवध प्रोविंस है, ड्यू टू माल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सही तरीके से आप कह सकते हो कि कोई राज प्रबंध नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बस अवध को भी एक्वायर किया। और जब झांसी की रानी ने इस चीज़ का विरोध किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जब इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, तो उसको अंग्रेज़ों के साथ वॉर लड़नी पड़ी। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल कॉज। ठीक है जी, जो नाना साहेब थे, अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन्स बंद कर दी। ऐसे रूलर्स जो जब अंग्रेज़ आए तब से वो पेंशन दे रहे हैं, ऐसे कुछ प्रोविंसेस के रूलर्स को, उनमें से एक थे नाना साहेब। कहते जी नाना साहेब तो अडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, बाजीराव सेकंड का, इसकी पेंशन बंद करो। अडॉप्टेड चाइल्ड को हम नहीं मानते कि कोई राजकुमार होगा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहला काम क्या किया? जो भी प्रोविंसेस के रूलर्स की ये पेंशन चल रही थी, उसने पेंशन बंद की। ठीक है, और सबसे बड़ा काम क्या किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस पॉलिटिकल सिनेरियो के कारण कई सारी स्टेट्स के प्रोविंसेस के रूलर्स जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है जी, जैसे कि झांसी की रानी, ठीक है जी, और नाना साहिब हो गए। ठीक है, वो भी झांसी की रानी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज मीन्स, अब ध्यान से समझो, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, ठीक है जी, जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो हमारे जो रिचुअल्स चल रहे थे उनको अंग्रेज़ों ने बैन करने की कोशिश की। रिचुअल इन द सेंस जो ऐसी कुप्रथाएं, आप बैड रिचुअल्स कह सकते हैं उनको। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे कि सती प्रथा थी। ठीक है जी, सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने मूवमेंट शुरू की, और उस टाइम पे इंडिया का जो आप कह सकते हो गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून पास किया कि कोई भी अगर सती प्रथा प्रैक्टिस करेगा, मतलब किसी भी लेडीज़ को अग्नि में सती करेगा, जिसका हस्बैंड मर जाता था उसकी वाइफ को भी अग्नि में उसके साथ ही जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिया की आप कह सकते हो कुप्रथा थी, बैड रिचुअल थी। इसके खिलाफ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब कानून पास किया, तो हमारे इंडियंस के अंदर ये बात हो गई कि ये तो हमारी प्रॉब्लम है, या फिर ये तो हमारी एक रिचुअल है, या ये हमारा कल्चर है, इसमें कोई फॉरेनर क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके इंडियंस के अंदर बहुत रोष था। ठीक है, हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत रोष था। सती प्रथा अंग्रेज़ों ने बैन की। विडो रीमैरिजिंग एक्ट पास किया कि जो विधवा औरतें उनकी दोबारा मैरिज होनी चाहिए, इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो ये सब जो प्रथाएं चल रही थी, इसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत रोष था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो रिलीजियस कॉज बना, हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कई सारे कॉन्वेंट स्कूल खोले, कॉन्वेंट कॉलेजेस खोले, और बहुत बड़े लेवल पर क्रिश्चियन मिशनरी का जो प्रोपागेंडा है वो स्टार्ट किया, जिसके खिलाफ कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये इस बात को लेके गुस्सा था कि ये कह सकते हो कि अगर अंग्रेज़ हम अपना कल्चर हमारी कंट्री में फैलाएंगे तो कहीं हमारा कल्चर लुप्त ना हो जाए, कहीं हमारा कल्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो लोगों को सबसे बड़ा यही डर था कि अंग्रेज़ जो एक तो क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे देश में एक अंग्रेज़ अफसर आया था, लॉर्ड मैकॉले। स्पेशली वो सिर्फ इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर जो है स्टार्ट किया जाए, वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए आया था कि इंडिया में कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अंग्रेज़ों को स्कूल खोलने पड़ेंगे। ठीक है जी, कॉन्वेंट स्कूल ओपन हुए, कॉन्वेंट कॉलेजेस खुले गए। ठीक है जी, देन उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, एजुकेशन डेवलपमेंट में ये पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। और जो कुछ ऐसे एक्ट थे जो अंग्रेज़ों ने पास किए वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट हो रही है अंग्रेज़ों की सेंस में, हमारे सेंस में क्या हो रहा है, हमको लग रहा है जी ये हमारे रिलीजन के साथ, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म बाय ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स ने सोशल रिफॉर्म्स किए उसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा रोष था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकता है, अब आपको पता होना चाहिए अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा हम पर टैक्सेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर वसूलना, ज़मींदारी सिस्टम, पीजेंट से बहुत ज़्यादा लगान वसूलना, ठीक है जी। और डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारे देश में ऑलरेडी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जो लोग लाइक आर्टिसंस वगैरह और जो लोग हाथ से बनाए हुए कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, जो लोग जो कारीगर हैं जो हाथ से बनाया सामान बेच रहे हैं, वो सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने हैवी इंडस्ट्री लगानी शुरू की और इंडस्ट्री के पर्पज़ पे उन्होंने इंडिया में स्टिच क्लॉथ वगैरह ये सब कुछ सेल करना शुरू किया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स एक मेजर कारण बना था इमीडिएट कॉज, मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में लो सैलरी, अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी बहुत कम सैलरी, बहुत कम तनख्वाह, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, ठीक है, एंड नॉट राइज टू अ रैंक अबव द सूबेदार। और सूबेदार के रैंक से जो है, जो भी इंडियन सोल्जर भर्ती होता था आर्मी में, रिक्रूट होता था, वो सूबेदार रैंक से ऊपर कभी नहीं जाता था, सूबेदार रैंक से नीचे ही रिटायर हो जाता था, या मैक्सिमम सूबेदार रैंक पर रिटायर हो जाता था। दूसरी साइड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है जी, वो एक स्टार्टिंग ऑफिसर रैंक से स्टार्ट होके अबाउट ब्रिगेडियर और जनरल रैंक तक जाके रिटायर होते थे। तो हमारे इंडियंस के अंदर, इंडियन सोल्जर्स के अंदर ये सबसे बड़ा एक जो है रोष था इस बात को लेके, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनइक्वालिटी को शो करता है उस टाइम की, कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, कितनी ज़्यादा असमानता थी स्टूडेंट्स। और ऑन द स्पॉट इमीडिएट कॉज बनता है यूज़ ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ठीक है जी। जो इनफील्ड राइफल्स थी स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने एक नए प्रकार की बंदूकें इंट्रोड्यूस की इंडियन सोल्जर्स के लिए, उनका नाम था इनफील्ड राइफल्स, ठीक है जी। आप ये कह सकते हो कि जैसे रॉयल एनफील्ड कंपनी है, तो रॉयल एनफील्ड कंपनी भी जो है वो इंग्लैंड की ही है, और उसका उस टाइम पे जो मेन बिज़नेस था, मेन इंडस्ट्री थी, वो वॉर इंडस्ट्रीज़ थी। और इनफील्ड राइफल जब इंट्रोड्यूस की गई इंडियंस के लिए, इंडिया भेजी गई, उसकी एक खासियत थी, उसका जो कारतूस होता था वो मुंह से छीलना पड़ता था और फिर लोड करना होता था। उसके कारतूस के ऊपर, उसकी गोली के ऊपर आप कह सकते हो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो ये इमीडिएट एक कॉज बनता बहुत बड़ा उस टाइम पे, क्योंकि सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, जो लोअर रैंक के सोल्जर्स थे, सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, या तो वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदू जो थे, ठीक है, वो गाय का जिस लगा हुआ है, जिसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिस कारतूस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं गाय की चर्बी। और मुस्लिम जो है वो सूअर का मीट नहीं खाते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट है। तो वो मुस्लिम वाली चर्बी जो सूअर की चर्बी जो होती है, ठीक है, लगे हुए कारतूस पे, तो मुस्लिम उसको मुँह से नहीं छील सकते थे। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है स्टूडेंट्स कि उस टाइम के ऊपर इमीडिएटली मेरठ में एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक छोटी सी म्यूटनी हो जाती है, ठीक है जी। जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर होते हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक म्यूटनी कर देते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो एक बगावत कर देते हैं। रिवोल्ट वहीं से शुरू होता है 10 मई 1857 से, ठीक है जी, 1857। तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मेरठ में 36 बटालियन के मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ने ये रिवोल्ट किया। मंगल पांडे को जब गुस्सा आता है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो एक अंग्रेज़ अफसर को गोली मार देते हैं, जो कि उनकी बात नहीं मानता। मंगल पांडे पहले जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इनफील्ड राइफल्स का यूज़ हमसे मत करवाओ, क्योंकि ऐसा करके आप लोग हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आप लोग हमारा धर्म ख़त्म कर रहे हो।
तो मंगल पांडे क्या करते हैं, जाकर अपने अंग्रेज अफसर को गोली मार देते हैं और इस इंसिडेंट के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हो गई थी। सो मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के पहले शहीद कौन थे, आंसर इज़ मंगल पांडे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा भी था अबाउट बहादुर शाह जफ़र के बारे में, जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक है जी, मुग़ल एम्पायर के लेटर्स मुग़ल में सबसे आखिरी शासक 1857 में बहादुर शाह जफ़र को, ठीक है जी, बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल के रंगून भेज दिया था और वहाँ जेल में डाल दिया था और उसकी डेथ वहीं पे हुई थी। अब होता क्या है कि मेरठ से सारे जो सिपाही थे, सोल्जर थे, वो दिल्ली की तरफ पैदल चले जाते हैं, पैदल कूच करते हुए जाते हैं, ये सोचते हुए कि दिल्ली में हमारा बादशाह बैठा है, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र बैठा है, तो उसके पास जाएंगे, उसको हेल्प के लिए मांगेंगे, अपनी हेल्प मांगेंगे उससे, देन वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इन अंग्रेज़ों से। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि मुगल्स की तो पावर टोटली ज़ीरो हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, वो तो खाली नाम का बादशाह रह गया। ठीक है, देन फिर जब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता चलती है, अब अंग्रेज़ तो समझ नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं कि ये लोग बहादुर शाह जफ़र के पास जा रहे हैं, किसी ना किसी करके बहादुर शाह इन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है हमारे खिलाफ। तो वो क्या करते हैं, लाल किले में से बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट करके रंगून भेज देते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स मैंने बता रखा है कि जो लाल किला है वो अपने लिए बनवाया था मुग़लों ने। ठीक है जी, तो लाल किले से क्या करते हैं जी, बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट करके भेज देते हैं रंगून। ठीक है, आज की डेट में जो आपका म्यांमार वाला स्टेट है, म्यांमार कंट्री है, आपको पता है। ठीक है जी, रंगून भेज देते हैं और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉजेज़ के क्या कारण थे इस रिवोल्ट के, ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, दिल्ली का जो हेड था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है जी, लास्ट मुग़ल रूलर, लास्ट मुग़ल सल्तनत का हेड, इसको अरेस्ट कर लिया था और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था जॉन नेल्सन ने। ठीक है जी, जॉन नेल्सन ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, इसको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया था, रंगून डिपोर्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सारे मैंने आपके सामने वो प्लेसेस लिख दिए हैं जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। एक साइड आपको पर्टिकुलर सिटीज़ के एरियाज़ के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है जी, और दूसरी साइड आपको हो सकता है ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऊपर नीचे करके, कि पूछ लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ था वो किसने किया था, नाना साहिब ने और तांतिया टोपे ने, इन दोनों ने मिलकर किया था। बाद में नाना साहिब नेपाल भाग गए थे और तांतिया टोपे को एक अंग्रेज अफसर था कॉलिन कैंपबेल, ठीक है जी, कॉलिन कैंपबेल ने जो है तांतिया टोपे को शहीद कर दिया था। नेक्स्ट, झांसी में जो रिवोल्ट हुआ था किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो रानी लक्ष्मीबाई अपनी स्टेट को बचाने के लिए लड़ती है, ठीक है जी, लेकिन झांसी को कौन कैप्चर कर लेता है, ह्यूज रोज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूज रोज ने झांसी को कैप्चर कर लिया था। ठीक है जी, और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में जो है वॉर में डेथ हो गई थी, शहीद हो गई थी। ठीक है, और बाद में रानी लक्ष्मीबाई का इसने स्टैचू भी बनवाया था ह्यूज रोज ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लखनऊ में जो रिवोल्ट हुआ था किसने किया था, बेगम हज़रत महल ने, लेकिन लखनऊ का रिवोल्ट भी फेल हो जाता है और कॉलिन कैंपबेल लखनऊ को कैप्चर कर लेता है और बेगम हज़रत महल भी जो है वो नेपाल भाग जाती है। तो रानी बेगम हज़रत महल और नाना साहिब, ये दोनों जने नेपाल चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बरेली। बरेली में जो रिवोल्ट हुआ था वो किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है जी, बरेली का जो रिवोल्ट था वो खान बहादुर खान ने किया था। बिहार में जो रिवोल्ट हुआ था वो किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है जी, लेकिन इसको भी कैप्चर कर लिया था विलियम टेलर ने, इस अंग्रेज अफसर ने
इसको कैप्चर कर लिया। और मेरठ में जो रिवोल्ट हुआ था वो किया था मंगल पांडे ने, और इन्होंने 34th इन्फेंट्री के एक सार्जेंट मेजर को गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किसने किसने रिवोल्ट किए। लेकिन ये सारे जो छोटे रिवोल्ट थे ये सारे के सारे दबा दिए गए थे, सप्रेस कर दिए गए थे। और ये 1857 का जो रिवोल्ट था स्टूडेंट्स, 1857 का ये जो रिवोल्ट था ये सप्रेस कर गया था और ये रिवोल्ट फेल हो गया था। ये जो विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ इसको दबा दिया गया और ये रिवोल्ट फेल हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे स्टूडेंट्स? इसके भी कुछ कॉजेज़ थे, कॉन्सिक्वेंसेस निकले कि क्यों ये रिवोल्ट फेल हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट कि ये रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, ये रिवोल्ट सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर जगहों में हो रहा था, ठीक है। दिल्ली में तो रिवोल्ट ही नहीं हुआ, दिल्ली के तो बहादुर शाह जफर को ऐसे ही अंग्रेज़ों ने उठा के डिपोर्ट कर दिया, ठीक है जी। उसको तो कुछ पता भी नहीं था, ना ही उसके पास कोई प्रॉपर आर्मी थी जो लड़ सके, ठीक है। सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था, उसको भी अरेस्ट करके अंग्रेज़ डिपोर्ट कर देते हैं। कानपुर में नाना साहिब और तांत्या टोपे ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है जी। अब ये जहाँ पे भी रिवोल्ट हो रहे हैं, रिवोल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ में मंगल पांडे ने शुरुआत की थी अंग्रेज अफसर को गोली मार के, और 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू हो रहा है, 10 मई 1857 को। लेकिन स्टूडेंट्स ये रिवोल्ट के शुरू होने से पहले अंग्रेज़ों को पता लग जा रहा है कि जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में उनके खिलाफ ये रिवोल्ट होने वाला है, अंग्रेज़ों को पहले ही इस रिवोल्ट का पता चल जा रहा है कि हमारे खिलाफ ये विद्रोह होने वाला है, और वो पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि जितने भी ये रिवोल्ट करने वाले हमारे उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी में भी कोई टाइप का आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन या लीडरशिप क्वालिटी प्रॉपरली नहीं थी, ठीक है। बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये अपना अलग लड़ रहे हैं, ये अलग लड़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई अपना अलग लड़ रही है, ठीक है। बेगम हजरत महल अपना अलग लड़ाई लड़ रही है, अपने अपने लेवल पे लड़ रहे हैं, मतलब ये छोटे लेवल पे, ये कोई मेजर लेवल पे वॉर नहीं लड़ रहे। तो अब अंग्रेज़ों को तो पता चल जा रहा है कि हमारे खिलाफ ये भी बंदा बैठा हुआ है, उसको भी दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा उनको। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के ही कुछ ऐसे रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, सिंधिया हो गए, ठीक है, जो आज की डेट में मध्य प्रदेश के सिंधिया फैमिली है, ठीक है, सिंधिया हो गए। और पंजाब के रूलर हो गए, ठीक है, जो पटियाला का राजा था सिंधिया, पटियाला का रूलर जो पेप्सू के बाद में हेड बनते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होलकर्स हो गए, ठीक है, ये सब के सब जो हैं, और कुछ राजपूत स्टेट्स के प्रिंसली रूलर हो गए, ये सब के सब अंग्रेज़ों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज़ों को, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि इंडिया में कुछ रूलर तो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं इस रिवोल्ट में, और कुछ इस रिवोल्ट के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए अब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को पता लग गया, तो सबको अंग्रेज़ों ने जो है किसी को एग्जीक्यूट कर दिया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, और कोई भाग गया था, ठीक है। जैसे कि जो बेगम हजरत महल है और नाना साहिब हैं, ये भाग गए थे, इंडिया छोड़ के नेपाल चले गए थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गई, ठीक है, उसके बाद झांसी को किसने कैप्चर किया? ह्यूज रोज ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुंवर सिंह की फाइटिंग किसके साथ हुई थी? विलियम टेलर के साथ। कुंवर सिंह किस स्टेट के थे? बिहार के, ठीक है। आपको ये बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के नेम और उनके व्यूज़ के क्या क्या थे इस रिवोल्ट को लेके। वी.डी. सावरकर, स्टूडेंट्स जो वी.डी. सावरकर थे ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे प्लस फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है जी। आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फेज में। तो वी.डी. सावरकर ने जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। वी.डी. सावरकर ने इस 1857 के रिवोल्ट को क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ठीक है जी। तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ऐसा मान लीजिए कि इनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो हमारे आज़ादी की पहली लड़ाई थी, ठीक है जी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। आर.सी. मजूमदार जो थे ये भी बहुत बड़े हिस्टोरियन थे।
इनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग नाइदर फर्स्ट नॉर ए नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कहते जी ये कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी और भी रिवोल्ट हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है जी। इससे पहले आप कह सकते हो पाइका रिवोल्ट हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, संथाल रिबेलेंस हुए हैं कई, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे रिवोल्ट्स होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप में एक मेजर था, आप कह सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि ये इंडिया के कई सारे हिस्सों में हो रहा था, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग नाइदर फर्स्ट नॉर ए नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेल्सन ने क्या कहा जी, अंग्रेज अफसर था, मेल्सन कहता है ये एक सिपाही म्यूटनी थी, कुछ नहीं थी, सिपाहियों ने हमारे खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था, इट्स अ काइंड ऑफ ए सिपाही म्यूटनी, जिसको अंग्रेजों ने इजीली सप्रेस कर दिया, दबा दिया। सर जॉन सेली कहता होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटनी। कहता जी ये एक पैट्रियोटिक होता है देशभक्ति वाला, कहता है ये जो रिवोल्ट हुआ इसमें कोई देशभक्ति नहीं थी इन लोगों में, और ये क्या था, टोटली एक सेल्फिश सिपाही म्यूटनी थी। मतलब कि जो इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो गुलामी तो ब्रिटिश सरकार की कर रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी की कर रहे हैं, लेकिन वो उनके ही खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ठीक है। नमक भी अंग्रेज़ों का खा रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बगावत भी कर दी, तो इसलिए उस अंग्रेज अफसर ने कह दिया इसको सेल्फिश सिपाही म्यूटनी, और कहता है इसमें कुछ भी पेट्रियोटिक नहीं था, टोटली अनपेट्रियोटिक था ये। पेट्रियोटिक मीन्स कि जहाँ पर एक नेशन स्टेट बनाने की बात होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेप्थ में बात की गई है। पेट्रियोटिक आप कह सकते, अब जैसे मान लो कोई एक अपनी प्रोविंस का एक रूलर लड़ रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ, बाकी के रूलर्स सपोर्ट भी कर रहे हैं अंग्रेज़ों को, जो कुछ अंग्रेज़ों के जिनके साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं मतलब पेट्रियोटिक कहाँ से हो गया, यहाँ पे कोई नेशन स्टेट बनाने की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इंडिया की कोई प्रॉपर टेरिटरी बनाने की तो बात कर ही नहीं रहा है, जो भी लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी अपनी स्टेट्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा था सर जॉन सेली ने, ठीक है जी। अब इस रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, और उसके बाद आप कह सकते हो इसके कुछ इम्पैक्ट जो पड़ते हैं इंडिया के ऊपर प्लस ब्रिटिश सरकार के ऊपर। इस रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स इंडिया में अंग्रेज़ों ने नया कानून पास किया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट आप ये कह सकते हो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे 1857 में जो बंदा गवर्नर जनरल था उसके उस गवर्नर जनरल के पद को छीन के जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उसने उस रैंक को हटा के उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था जी, लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लास्ट क्यों है? क्योंकि 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल वाला रैंक था वो छीन लिया गया था, ठीक है जी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो इंग्लैंड की क्वीन थी उसने, ठीक है जी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ नए लॉ बना दिए, कंपनी एक्ट हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आप कह सकते हो मर्चेंट्स थे उनसे सारी पावर अपने पास लेके अब टोटली ब्रिटिश राज जो है इंडिया में स्थापित किया गया। अंडरस्टैंड? तो 1857 के टाइम पे जो इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही था। मतलब टाइम पीरियड इसका ही चल रहा था। इससे इसका जो आप कह सकते हो इससे रैंक लेके गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल की पावर्स हैं वो लेके इसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए और क्वीन के लिए आप कह सकते हो एज अ सुपरवाइज़र ऑफ इंडिया में है, या कह सकते हो कि जस्ट उसका जो रोल क्या है, सिर्फ वो सारी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट इंग्लैंड की पार्लियामेंट को और क्वीन को भेजेगा, ठीक है। और उसके पास कोई भी अब मिलिट्री पावर नहीं रही। मिलिट्री पावर अब सारी की सारी डायरेक्ट इंग्लैंड से चलाई जाएगी। इंग्लैंड जो है अब नए नए एक्ट जो पास करेगा इंडिया में, ठीक है, वो एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रूल होगा। अब इस इम्पैक्ट के बाद असर क्या पड़ा कि इंडिया में
जो वाइट सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ आप कह सकते हो रेशो इंक्रीज़ की गई एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। मतलब कि अब इंडिया में अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंग्रेज़ सोल्जर्स को भी भेज रहे थे कि सिर्फ इंडियन सोल्जर्स से काम नहीं चलेगा, हमको अगर ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे खिलाफ कोई दोबारा से रिवोल्ट हो जाए, बगावत हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंग्लैंड में इस बिल को भी पास कर देते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसको एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स हैं, ठीक है, जिनकी स्टेट्स अंग्रेज़ों ने एक्वायर कर रखी है, वो उनको वापस कर दी जाए। तो इस टाइप के कुछ नए आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे कुछ रूल्स को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो ये था 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, जो हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब आप डिटेल में इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, और इसकी मैं PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।